Very good morning, guys. This is Manshu, and today we're gonna talk about purchasing control. We already finished with the cost FNV cycle, FNV control cycle, cost control. Okay, right now we are talking about purchasing control. This is the fourth topic in your unit. So what is purchasing control? So control over the purchasing items. जो हम food items या जो भी हम maintenance सारे कोई भी equipment खरीदते हैं उनके ऊपर controls. These are the steps involved in purchasing process in order to ensure food cost control and avoid pilferage of the food cost does not to go high. So ये basically एक प्रोसीजर है, एक स्टेप है कोई भी खरीदारी करने का, जिससे कि क्या हो कि जो हमारा फूड कॉस्ट हो वो कंट्रोल हो। मतलब जो हमारा फूड कॉस्ट है उस पर हमारी कंट्रोल हो और बर्बादी से हम बचे। ठीक है। और हमारा जो खाने का कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई ना जाए, क्योंकि अगर हमारे खाने का कॉस्ट हाई जाएगा तो हमें अपने मेन्यू में भी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर कस्टमर्स। तो अब बात करते हैं सबसे पहले एम की। एम क्या होता है? तो इसका प्राइमरी एम होता है कि कोई भी खाने का आइटम बेस्ट क्वालिटी का परचेस करो, मर्चेंडाइज करो और इस्टेब्लिशमेंट के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से फेवरेबल प्राइस में खरीदो। ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन आता है परचेजिंग स्टाफ। परचेजिंग स्टाफ जो होता है वो उसे लोकल मार्केट के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। पता इसलिए होना चाहिए कि व्हेन यू नो द मार्केट देन ओनली यू कैन ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस। ओके। तो परचेजिंग डिपार्टमेंट का फंक्शन कैसे कंसर्न होता है? सबसे पहले मार्केट में सर्च करो, रिसर्च करो, फिर सिलेक्शन करो वेंडर्स का, फिर परचेज करो, रिसिप्ट लो, फिर उसके स्टोर करो, फिर फाइनल यूज ऑफ कमोडिटी इन अकॉर्डिंग्स टू विद द कैटरिंग पॉलिसी ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। फिर अपने होटल के पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज करो। जो परचेजिंग स्टाफ होता है ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग। अब आपने ऑर्डर तो दे दिया, मार्केट घूम के वेंडर को ढूंढ लिया, आपने उसको अपना ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर की रिसिप्ट, ऑर्डर समरी ले ली कि हाँ मैंने ये ऑर्डर किया था। अब उसका दूसरा टास्क क्या होता है इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द इस्टेब्लिशमेंट, कि जो भी सामान उसने ऑर्डर दिया है वो रिसीव करना, रिसीव करने के बाद उसको स्टोर करना, स्टोर करने के बाद फिर कंसर्न डिपार्टमेंट को अकॉर्डिंग टू दियर डिमांड उनको इशू करना। सो बड़े होटल्स में क्या होता है, देयर इज़ अ फुल टाइम परचेज मैनेजर। जो बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, होटल्स होते हैं, उनमें एक परचेज मैनेजर होता है, परचेज ऑफिसर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है परचेज के लिए, एफ एंड बी कमोडिटीज़ और कंज्यूमेबल के लिए। और छोटे होटल्स में क्या होता है कि देयर इज़ अ स्टोर रूम आइटम्स फूड आर परचेज बाय जो असिस्टेंट मैनेजर होते हैं उनके द्वारा खरीदा जाता है। एंड परिशेबल फूड एज अ मीट, पोल्ट्री, वेजिटेबल्स जो होते हैं ये शेफ्स के द्वारा खरीदी जाती हैं। Source of supply. A catering establishment, depending on its size, type and style, and also the quantity and quality of commodities required, decide the source of supply. जो कैटरिंग इस्टेब्लिशमेंट है उसके साइज के अकॉर्डिंग, साइज, टाइप किस थीम पे है, कौन से स्टाइल पे, उसके अकॉर्डिंग उसके क्वांटिटी और क्वालिटी भी, उसके रिक्वायरमेंट कमोडिटी जो उसकी सप्लाईज हैं उसकी ली जाती हैं। जिसमें पहला है डायरेक्ट परचेज इन कैश फ्रॉम मार्केट। एक तो हम क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं, जैसे सब्जी मंडी गए, सब्जी मंडी में जो हमको सब्जी चाहिए हमने पैसा फेंका, सब्जी उठाई आ गए। दूसरा क्या होता है, हम सप्लायर से लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम वेंडर्स हायर करते हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो हम उनसे सामान खरीदते हैं या मतलब पैसे में सामान खरीदते हैं, लेकिन वो हमारा एक टाइम पे हमारा हिसाब होता है कि हाँ यार चलो ठीक है इतना टाइम का हो गया, इतना मेरा बिल बन रहा है, ये लो। फिर एक होता है डायरेक्ट फ्रॉम होलसेलर्स। ठीक है। फिर बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स। अब सप्लायर्स कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं? तो इन केस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स अ ग्रेट डील ऑफ एक्सरसाइज एंड डिटेल रिक्वायर्स हैव टू मेड। ओके। तो पहला क्या है, डिटेल्स अबाउट द फर्म टू फाइंड इट्स रेपुटेशन। ऐसा नहीं कि आप किसी भी वेंडर के पास गए और उसने उसको आपने पैसे दे दिए और वो गायब हो गया। उसके रेपुटेशन, उसकी सर्विस के बारे में जान लो। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर कस्टमर्स अबाउट देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और भी कंपेरेटिव जो आपके और भी आसपास में होटल्स हैं उनसे आप चेक कर लो कि हाँ वेंडर सही है कि नहीं है। रिसेंट प्राइस लिस्ट, अभी की प्राइसिंग क्या चल रही है। ट्रेड टर्म्स कंडीशन सच एज कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एक्सेट्रा। से सैंपल ऑफ प्रोडक्ट टू चेक क्वालिटी। आप सैंपल ले लीजिए ताकि आपको क्वालिटी चेक हो सके। सप्लायर के विजिट पे फर्म, ऐसा नहीं कि कोई सप्लायर आ गया बोल दिया हाँ हमारा बहुत बड़ा फर्म है आप मेरे से सामान लो, आपने उसको पैसे दे दिए, आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अगले दिन वो गायब हो गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना।
मिनिमम ऑर्डर लेवल कि आप कितना कम से कम कमोडिटी उसको दे सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि सप्लायर है आप उससे 1 पाव सामान मंगा रहे हो, 250 ग्राम सामान मंगा रहे हो वो आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका मिनिमम ऑर्डर जान लो कि कितना कम से कम कितने, मतलब मुझे अगर कोई चीज़ ऑर्डर करनी है तो कम से कम कितना ऑर्डर करूँ। ठीक है। ऑर्डरिंग प्रोसीजर क्या रहेगा, डिलीवरी प्रोसीजर क्या रहेगा, पार्ट डिलीवरीज और स्टैंडर्ड डिलीवरीज क्या रहेंगे। ठीक है। ये बेसिकली क्राइटेरियाज हैं, आप इनको याद कर लो, दिस गोना विल कम इन योर एग्जाम। On selection of the suppliers are put on an approved supplier list, and periodically they are evaluated on price performance, quality performance and delivery performance। अब आपने पहले सारी चीज़ें कर लिया, पर अब उसके बाद क्या होता है, सप्लायर्स को कैसे, उनका प्राइस परफॉर्मेंस क्या है, मतलब कंपैरिजन टू मार्केट वो कौन से प्राइस पे दे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है। ऐसा नहीं कि आपने आज ऑर्डर किया, कल आपका इवेंट है, आज आपने ऑर्डर किया वो सामान ही नहीं लेके आया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एंड डिलीवरी परफॉर्मेंस, टाइम टू टाइम डिलीवरी दे रहे हैं कि नहीं। देन थर्ड, देन टाइप ऑफ फूड परचेज, मतलब किस तरीके की। तो फूड बेसिकली जो फूड है वो हमारा 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, पेरिसेबल एंड नॉन पेरिसेबल। पेरिसेबल क्या होता है, पेरिसेबल बोले तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो जल्दी से खराब हो जाते हैं। पेरिसेबल जिनकी सेल्फ लाइफ बहुत का ज़्यादा कम होती है। पेरिसेबल में आइटम में क्या आएंगे, सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, मीट प्रोडक्ट्स, ये सारे क्या होंगे, पेरिसेबल आइटम में आएंगे। क्यों, सब्जियां आप खरीद के काट के रखो फ्रेश, खराब हो जाती हैं। डेयरी प्रोडक्ट, दूध उबालो मत रख, फट जाएगा, 1 दिन के ऊपर रख सकते हो नहीं। तो जितने भी आपके ये मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मीट मीट हैं, ये सारे क्या होते हैं, रॉ इंग्रेडिएंट जितने भी आते हैं ये पेरिशेबल में आते हैं। इनके लिए हम क्या फॉलो करते हैं, फीफो। फीफो बोले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सामान पहले आया है वो पहले यूज़ होगा, जो सामान बाद में आया है वो बाद में यूज़ होगा। ऐसा नहीं कि कल पालक मंगाया, आज वो ख़त्म नहीं हुआ, नया पालक आ गया, आपने उसको उठा के दे दिया। अगर आप उसको उठा के दे दोगे तो जो कल वाला पालक आया था वो आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए क्या यूज़ करते हैं हम, लीफो। लीफो याद रहेगा, फीफो यूज़ करते हैं, सॉरी लीफो नहीं, फीफो यूज़ करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नॉन पेरिसेबल आइटम जिनकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, बस उसके अंदर कीड़े उड़े ना पड़े, जैसे आपके अनाज हो गए, दाल हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है आपका नॉन पेरिशेबल आइटम है। ठीक है। क्वालिटी ऑफ परचेजिंग, the quality of an item to be followed would be determined by the purchase manager, executive chef and the F&B manager as per the category policy, the menu requirement and its price range which should be। तो जो क्वालिटी परचेजिंग होती है वो किसके द्वारा डिसाइड की जाती है, परचेज मैनेजर, एग्जीक्यूटिव शेफ एंड F&B मैनेजर। और ये लोग कैसे डिसाइड करते हैं, अपने कैटरिंग पॉलिसी के हिसाब से, अपने मेन्यू रिक्वायरमेंट और प्राइस रेंज के हिसाब से प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, एक वर्ड में, स्टैंडर्ड परचेज स्पेसिफिकेशन। ठीक है। ये जो शेफ, ये 3 लोग जो मिल के जो मेन्यू मतलब प्राइस डिसाइड करते हैं, क्वालिटी परचेजिंग डिसाइड करते हैं, इसको वन लाइन में क्या, वन सब वर्ड में क्या बोलते हैं, एसपीएस, स्टैंडर्ड परचेज स्पेसिफिकेशंस। द क्वालिटी टू बी परचेज्ड शुड बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ ग्रेड और ब्रांड। जैसे टोमेटो केचप हो गया किसान का, ठीक है, प्रॉन ग्रेड ए का होना चाहिए। ठीक है। फूड क्वालिटी, तो फैक्टर्स दैट डिफरेंट कमोडिटीज, द फूड क्वालिटी फैक्टर इज मेनली कंसर्न विद द फूड, दैट इज टेक्सचर कैसा है, कंपोजिशन कैसा है, कीपिंग क्वालिटी कैसी है, फ्लेवर कैसा है, स्मेल कैसा है। ठीक है। द फूड क्वालिटी फैक्टर्स टू बी सर्टेन कमोडिटीज आर फॉलोज, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हो गए, उनका कितना काउंट है या वेट कितना है। वेस्टेज इन टर्म्स ऑफ पील, मतलब छीलने के बाद कितना वेस्ट हो रहा है, कितना यूटिलाइजेशन पोर्शन कितना है। जैसे आप 1 किलो आलू लेके आए और छीलने के बाद वो आपका कितना बच गया, कितना बचा, 800 ग्राम। 200 ग्राम कहाँ गया, पिलफेरेज में। पिलफेरेज बोले तो वेस्टेज में। ओके। शेप एंड साइज, कलर, फर्मनेस, स्मेल, टेस्ट। कैंड फूड्स में क्या होता है, ड्रेन वेट, मतलब कैंड फूड जितने भी आते हैं वो ब्रांड सोल्यूशन या किसी न किसी सोल्यूशन में, लिक्विड सोल्यूशन में डिप होते हैं, जो वर्क करता है एज अ प्रिजर्वेटिव। तो उसमें क्या होता है कि ड्रेन मतलब प्रिजर्वेटिव हटाने के बाद उनका वेट कितना है, डेंसिटी कितनी है, जूस है तो जो जूस की डेंसिटी कितनी है, उसका कलर कैसा है, टेस्ट कैसा है, एप्रिशिएशन। तो अब बात करते हैं यील्ड। इट इज़ अ मैक्सिमम अनयूजेबल अमाउंट
ऑब्टेनेबल फ्रॉम अ प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट। यील्ड क्या होता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट है उसका मैक्सिमम अमाउंट हम कितना यूज कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एन यील्ड। तो term to so usually yield are performed on food to bought and purchase and need to be converted to ready to cook items. Received already proportion need not undergo any yield test. Some food received ready to cook might yield test. Yield test tells us yield of kg, its gram proportion and so on, cost per kg, its gram proportion and so on. तो yield बेसिकली क्या है, yield एक हमारा कैलकुलेटिंग फॉर्मूला है जिसके जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका यूजेबल प्रोडक्ट मतलब कितना मैक्सिमम हम कितना उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हम अपना बाकी सारी परचेजिंग करते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ, पहले बुचरी टेस्ट क्या होता है, वेस्ट कितना होगा, अनसीएबल मीट कितना है, बोन कितना है, नंबर ऑफ पोर्शंस कितने हैं, फैट अमाउंट एंड कलर कितना क्या है, कलर ऑफ मीट फ्लेश क्या है, बोन स्ट्रक्चर क्या है, कलर ऑफ बोन क्या है। फिर कुकिंग टेस्ट होता है, कुकिंग टाइम कितना ले रहा है, कुकिंग लॉसेस कितना हो रहा है, टेस्ट आफ्टर कुकिंग क्या है, अपीयरेंस आफ्टर कुकिंग क्या है, फ्लेवर आफ्टर कुकिंग क्या है, श्रिंकेज कितना है। द अबव मेंशन पॉइंट आर ऑब्जर्व्ड ऑन दीज टेस्ट, ये यील्ड के अंडर में आ जाते हैं। दीज टेस्ट कैन बी यूज्ड अपॉन कंपेयर टू एग्जांपल्स द फॉर्म ऑन बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड परचेज स्पेसिफिकेशन। फिर डेफिनेशन ऑफ एसपीएस, स्टैंडर्ड परचेज इज concise description of quality, size, weight and count factor desired from a particular item. Okay, तो NSPS must contain definition of each item, grade or a brand name of each item, size, weight, count कितना है उनका, unit against which price should be quoted, special note for the commodity, photograph of the ideal and standard item, table, apple, cherry, tomato, इन सब का। फिर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एसपीएस, स्टैंडर्ड परचेजेस स्पेसिफिकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। टू इस्टेब्लिश अ सुटेबल बाइंग स्टैंडर्ड, ऑफ कोर्स आप एक अच्छे तरीके से बाइंग स्टैंडर्ड अपना बना सकते हो पर्टिकुलर कमोडिटी फॉर द कैटरिंग इस्टेब्लिशमेंट। ओके, टू फर्निश द सप्लायर्स इन राइटिंग स्पेसिफिक टर्म्स, आप अपने सप्लायर्स को स्पेसिफिक टर्म्स लिख के बता सकते हो कि हाँ ऐसे होने चाहिए, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। टू हेल्प डिसाइडिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर सकते हो। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आप अपने तरीके से ले सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, एंड अपने परफॉर्मेंस अपने स्टैंडर्ड के अगेंस्ट इवेल्युएट कर सकते हो। ओके, सो एडवांटेजेस क्या है कि जो बाइंग स्टैंडर्ड्स आप बना सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, क्या क्या कस्टमर के लिए अवेलेबल करा सकते हो। अपने सप्लायर को राइटिंग, ड्राइंग और फोटोग्राफ के जरिए बता सकते हो कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। प्रोवाइड डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट रिसीविंग डिपार्टमेंट, मतलब पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आप रिसीविंग डिपार्टमेंट को दे सकते हो कि आपने क्या ऑर्डर किया है, कितनी क्वांटिटी में किया है, कैसे किया है। मेक एवरी वन अवेयर ऑफ डिफरेंट डिफरेंसेस दैट कैन अकर द डिफरेंट ऑफ साइज, आप सबको अवेयर करा सकते हो कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, चाहे वो साइज़ का हो, वेट का हो, क्वालिटी का हो या क्वांटिटी का हो। ओके, द स्पेसिफिकेशन एक्ट्स एड मेमोरी एंड ऑल कंसर्न वॉज एग्रीड। ठीक है, अब बात करते हैं हम परचेज प्रोसीजर की। सो परचेज प्रोसीजर में क्या होता है कि द परचेज प्रोसीजर विल डिपेंड अपॉन द नेचर, साइज, स्टैंडर्ड, लोकेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एंड द फोरकास्ट फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। परचेज प्रोसीजर डिपेंड करता है किस नेचर में के, कौन से साइज, कौन से स्टैंडर्ड से लेना है, कौन से लोकेशन पे लेना है, इस्टेब्लिशमेंट का लोकेशन क्या है, कहाँ पे है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है परचेजिंग स्टैंडर्ड, परचेज स्पेसिफिकेशन। दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग न्यू सप्लायर्स, मतलब ऐसा नहीं कि एक सप्लायर हायर कर लिया तो उसी के साथ हो, और भी सप्लायर्स के बारे में ढूंढते रहो। टेकिंग कोटेशंस फ्रॉम बोथ न्यू एंड अप्रूव्ड सप्लायर्स, कोटेशन हर टाइम टू टाइम आप अपने पुराने और नए वेंडर्स से, नए सप्लायर से कोटेशन लेते रहो उनके प्राइसेस के। ठीक है, सेलेक्टिंग सप्लायर, सप्लायर्स को सेलेक्ट करो। डिस्कसिंग एंड डिसाइडिंग डिलीवरी नीड्स विद द सप्लायर्स, प्लेसिंग परचेज ऑर्डर फॉर्म। ओके, सोर्सेज ऑफ सप्लाई क्या है, एस्टेब्लिशमेंट डिपेंड अपॉन साइज, टाइप, यूनिट, स्टाइल। ओके, इट मे बी डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द कैश ऑफ द मार्केट। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। आई थिंक मैं फिर से ऊपर कर गया। सो परचेज ऑर्डर फॉर्म। ओके, सो परचेज ऑर्डर फॉर्म क्या होता है आपका, परचेजिंग प्रोसीजर हो गया हमारा, सोर्स ऑफ सप्लाई हो गया, कॉन्ट्रैक्ट परचेजिंग। तो सोर्स ऑफ सप्लाई परचेजिंग प्रोसीजर में सबसे पहले अब हम बात करेंगे परचेजिंग मेथड्स की।
तो एक तो हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्ट परचेजिंग। कॉन्ट्रैक्ट परचेजिंग में क्या होता है कि हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो स्पेसिफिक पीरियड कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे किसी वेंडर के साथ, सपोज क्या एग्जांपल लें, एप्पल का सीजन चल रहा है, तो हमने एप्पल के जो वेंडर हैं उनसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया टिल सीजन, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो सीज़न ख़त्म हो गया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो गया। फिर स्पेसिफिक पीरियड कॉन्ट्रैक्ट, जैसे 3 महीने 6 महीने का हो गया, डन। फिर स्पेसिफिक क्वालिटी कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा टाइम टू टाइम होता है, जैसे फूड के लिए है, वेजिटेबल के लिए, ये हम स्पेसिफिक। फिर दूसरा क्या होता है, पेरियोडिकल परचेजिंग। पेरियोडिकल परचेजिंग क्या होती है भाई, पेरियोडिकल परचेजिंग में आते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट और पेरियोडिकली एस्टिमेटेड, मतलब वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली बेसिस पे हम लेते हैं। फिर डेली मार्केट लिस्ट, डेली मार्केट कोटेशन हो गया। फिर हमारा आता है कैश एंड कैरी। कैश में क्या होता है कि हम गए, कैश पे किए और सामान लिया और चलते बने। पेड रिजर्व, पेड रिजर्व में क्या होता है, इन दिस क्रिएटर्स बायर्स बाइज इन एडवांस एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ आइटम लाइक बीफ, जंबो प्रॉन्स एटसेट्रा टू कवर द नीड्स फॉर फ्यूचर मंथ एंड स्टॉक देम विद kept with the suppliers and the supplier is paid for this, okay। इसमें बेसिकली क्या होता है, पेड रिजर्व में हम मतलब सामान खरीद के सप्लायर को दे देते हैं, अपना एक सस्ते रेट में सामान खरीद के उठा के दे दिया सप्लायर को, जब हमारी नीड होती है तो हम सप्लायर से लेते रहते हैं, तो सप्लायर इसके लिए पे किया जाता है। कॉस्ट प्लस, in this case the approved supplier is paid exactly the same price and has paid for the commodities plus an agreed percentage including the cost handling, delivery charges and margin to profit। इसमें हम क्या करते हैं कि सामान सप्लायर से सामान अप्रूव करके उसको पैसे देते हैं, उसको कमोडिटीज़ और एग्रीड परसेंटेज के विंटेज मिल जाते हैं। वन स्टॉप शॉपिंग, टोटल सप्लाई, मतलब एक ही जगह से सारा कुछ खरीद लेना। सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग, तो स्पेशली 5 स्टार होटल्स में क्या होता है कि एक ही जगह से, एक ही प्लेस से सारी की सारी परचेजिंग कर लेना। सील्ड बिड्स, in this procedure sealed quotation are required from one or more supplier and others are placed where the terms of a best advantage to the buyer after all element of price, quality, yield and services considered for a government institute the offer goes to the lowest bidder। so sealed बिड्स क्या होता है कि हम सारे वेंडर से उनका कोटेशन लेते हैं। कोटेशन लेने के बाद जो हमको सबसे कम प्राइस में, सबसे लोवेस्ट बिडर जो होते हैं, सबसे कम प्राइस में दे रहे होते हैं, उनको हम चुन लेते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि द सप्लाईज कंटेंस फूड आइटम मिल्क कैन बी आस्क फॉर सप्लाई विदाउट सिक्योरिंग प्राइस कोटेशन फर्स्ट। ये मतलब बिना किसी प्राइस कोटेशन वोटेशन लिए ही ऑर्डर दे दिया जाता है। एडिशनल मेथड्स, अपार्ट फ्रॉम द एबो मेंशन मेथड द फूड परचेजिंग फॉलोड मेथड्स आर आल्सो एप्लीकेबल ऑन इमरजेंसी परचेज, टोटल सप्लाई मेथड। इमरजेंसी परचेज क्या होता है कि अचानक से आपके पास कोई रिस्क परचेज होता है कि कहीं भी कोई सामान अगर सप्लायर से नहीं आ रहा है तो अचानक से आप किसी भी वेंडर से उठाते हो, तो उसमें क्या होता है कि प्राइस हाई होती है, कई बार प्राइस वो क्वालिटी नहीं मिलती है, लेकिन आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से खरीदते हो। टोटल सप्लाई मेथड, देयर आर सम सप्लायर्स हु आर एबल टू ऑफर सप्लाई सर्विस of all the commodities. The advantage of this system is that company has to negotiate with one supplier and this there is reduced volume of paperwork। तो इसमें क्या होता है टोटल सप्लाई मेथड में कि एक वेंडर जो सब कुछ सप्लाई कर सकता है, तो उससे क्या होता है जो हमारा पेपर वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। परचेज ऑर्डर फॉर्म, सो परचेज ऑर्डर फॉर्म इज अ फॉर्मेट थ्रू विच वी आर making our orders। it is a complete record of all orders made it help receiving department नेसेसरी एक्सटेंस, मतलब जिस क्वांटिटी में चाहिए, जैसे चाहिए, इसको बेसिकली पीआर भी बोलते हैं, शॉर्टकट परचेज ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें आपका होता है, तो ये बेसिकली 1+5 कॉपीज होती है। ओरिजिनल कॉपी सप्लायर को जाती है, पहली कॉपी अकाउंट्स को जाती है, दूसरी कॉपी परचेज डिपार्टमेंट को जाती है, तीसरी कॉपी रिसीविंग डिपार्टमेंट को जाती है, चौथी कॉपी इंडेंटिंग डिपार्टमेंट को जाती है, और मास्टर, पांचवी कॉपी जो होती है वो मास्टर कॉपी होती है, वो आपके पास रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की। इट इज़ द कॉस्ट विच इज इंक्लूड प्लेसिंग एन ऑर्डर विद द सप्लायर, स्टेशनरी, मैन पावर, टाइम, ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा। कैरिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन वाला, डिलीवरी के लिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ, द क्वांटिटी which may be economical to order and to stock considering all factors bearing the situation on the basis of EOQ. It is used as rate, ordering cost and time taken. Basically it's focus on maintaining optimum। so EOQ क्या होता है कि एक सबसे कम जो बेसिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है उस पर ऑर्डर करना। ये बेसिकली क्या फोकस करता है कि ऑप्टिमम लेवल कितना होना चाहिए और कितना आपको प्रोडक्ट चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, EOQ इक्वल टू अंडर इसको
2a मल्टीप्लाइड बाई सी पी डिवाइडेड बाई एस सी, वेयर एनुअल यूजेस सी पी ए इक्वल टू एनुअल यूजेस कितना है आपका, सी पी जो है कॉस्ट ऑफ प्रोसीजर क्या है, एस सी आपका स्टोरेज कॉस्ट यूनिट क्या है। ओके, याद कर लो फॉर्मूला, ये आपको काम आएगा। दिस साइज ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ परचेजिंग, कंजप्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वालिटी डिस्काउंट। Sometime economic order quantity is also called reorder quantity. So this is the format. Okay. So today we already finished with the one of the topic, that is your purchasing control. Go through it. If you have any questions, queries, ask me. Okay.